फिलहाल दुनिया में 3 तरह का भोजन करने वाले लोग हैं। पहले जो मांसाहार करते हैं, दूसरे जो शाकाहारी हैं और तीसरे वो लोग हैं वीगन कहा जाता है। They are voiceless. We are their voice. व्हेगन इंडियाचे कार्यकर्ते व्हेगन आहाराचा प्रसार करत आहेत. ఇక వేగన్ డైట్ అని మరో రకం. ఈ డైట్ విధానంలో పాల ఉత్పత్తులు అస్సలు తీసుకోరు. వేగన్ డైట్ वीगन वीगन आपने शायद नोटिस किया होगा कि काफी टाइम से ये वीगन शब्द बार बार आपके टाइमलाइन या न्यूज में आता है। आखिर ये वीगनिज्म है क्या चीज? वीगनिज्म एक सोशल जस्टिस मूवमेंट यानी सामाजिक न्याय का आंदोलन है, जिसके अनुसार जानवरों से प्राप्त किए गए कोई भी वस्तु को नकारना चाहिए, चाहे वो दूध या मांस हो या लेदर या सिल्क या जानवरों पे टेस्ट किए गए मेकअप के सामान या वो जगह जहाँ जानवरों को इंसानी खुशी के लिए कैद रखा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा चलो ठीक है, हम समझ तो गए वीगनिज्म का अर्थ, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? वही सोच रहे हो ना आप? तो चलो आज के दिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीगन बनने के 7 प्रमुख कारण। टॉप 7 रीजंस टू गो वीगन। नंबर 7, नए नए स्वादों की खोज। पनीर की जगह टोफू, मूंगफली और नारियल के दूध से बना छाछ, सोयाबीन से बना दही, बादाम, काजू आदि से बना बटर और चीज, गेहूं और सोया से बना शाकाहारी मांस। ऐसे नए नए स्वादों को अनुभव करना वीगन बनने का सबसे मजेदार फायदों में से है। आजकल तो हर छोटी दुकान में भी काफी वीगन चीजें मिल जाती है, और अगर आपके शहर या बगल वाली दुकान में अभी तक वीगन प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचे हैं, तो गूगल और यूट्यूब तो है ही। बस एक सर्च से आपको मिलेंगे हजारों वीडियोस जो दिखाएंगे कि वीगन बनने के लिए कोई महंगे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ चाहिए घर में पड़े कुछ सस्ते सामग्री और कुछ नया करने के लिए ढेर सारा उत्साह। और बनी बात बाहर खाने की, 2 गोभी पराठा और एक दम आलू, पर किसी में भी दूध का कुछ मत डालिए। जैसे पनीर वनीर आता है उसमें, तो उसमें कुछ मत डालिए। नो मिल्क प्रोडक्ट्स। बस, थैंक यू। इट्स दैट इजी गाइस। नंबर 6, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। तुम वीगन लोग ना पौधों को मार के पेड़ को उखाड़ते हो। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, तुम्हारी वजह से ही सारे फॉरेस्ट मर रहे हैं। उफ, अगर यही चीज सुनने के लिए हर बार 1 रुपए मिलता तो आज हर वीगन करोड़पति होता। लेकिन चलो मुद्दे पे आते हैं। असल में एनिमल एग्रीकल्चर यानी पशु कृषि, चाहे वो मांस के लिए हो या दूध के लिए, दुनिया में वनों की कटाई के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। जानवरों को खिलाए जाने वाला सोया से बना चारा न सिर्फ साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तबाही मचा चुका है, न केवल अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में, बल्कि हमारे अपने हिमालय के वनों में भी। इसका कारण है अत्यधिक चराई, ओवरग्रेजिंग। हमारे देश के पशु कृषि में पाए जाने वाले 4670 करोड़ जानवर 110 करोड़ हेक्टेयर के चरागाह में चरते हैं, यानी 1 हेक्टेयर में 42 जानवर, जबकि माना जाता है कि उतनी भूमि केवल 5 जानवरों को सह सकती है। सोचिए, सूचित किया गया है कि हमारे देश के 67% नेशनल पार्क्स में और 83% वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में ओवरग्रेजिंग किया जा रहा है। इसके अलावा ये तो जाहिर सी बात है कि इतने वनों को काटने के बाद, जो कि हजारों जंगली पशु पंछियों का घर कहलाता है, हम पृथ्वी के विविध जीवनों को नष्ट कर रहे हैं। पशु कृषि वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन के प्रमुख कारणों में से एक है। तो अगली बार बाघों को बचाने के लिए या एक जिराफ के शिकारी के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन साइन करने से पहले जरा नीचे अपने प्लेट और ग्लास की तरफ देखिए और परखिए कि कहीं आपका भी उन सुंदर जीवों की मौत में हाथ ना हो। नंबर 5, पानी। आजकल देश में हर जगह पानी की कमी महसूस पड़ रही है। इनफैक्ट नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक हमारे देश के 21 शहर में पानी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो सब कहते हैं नहाते समय पानी वेस्ट मत किया करो, नल को बंद करो, वगैरह वगैरह। लेकिन सच तो यही है कि देश की साल भर की पानी की खपत में घरेलू उपयोग का 5% से भी कम का हाथ है। फसल उत्पाद, चराई और पशु कृषि का इस विषय में 92.6% का हाथ है। सोच के देखिए, 1 लीटर दूध की प्राप्ति के लिए 2941 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। मांस का तो और भी बुरा हाल है। एक मोटे अनुमान के तौर से माना जाता है कि यदि हम वीगन बने तो 1 साल में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कम से कम 5.5 लाख लीटर पानी बचा सकते हैं। नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हम सबने सुना ही होगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों की वजह से
हमारे पृथ्वी के जलवायु में एक बड़ा ही सख्त बदलाव आ रहा है, लेकिन ज्यादातर क्लाइमेट चेंज, जिसे कि हिंदी में जलवायु परिवर्तन बोला जाता है, उसके चर्चे में हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात करते हैं कि गाड़ियां कम चलाएं, कोयलों को कम जलाएं वगैरह। पर क्या आप जानते हैं कि मीथेन CO2 से भी ज्यादा हानिकारक है? मीथेन वो गैस है जो कि बड़े पैमाने पर पशु कृषि की जानवरों के रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के उत्सर्जन की वजह से हमारे वातावरण में प्रवेश होता है। नासा के अनुसार मीथेन का एक भी अणु या मॉलिक्यूल जो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से 100 गुना ज्यादा गर्मी को फंसा के रखता है। चलो हमारे ही देश के अंक देखते हैं। भारत के पशु कृषि में 19 करोड़ गाय, 13.5 करोड़ बकरियां, करीब 11 करोड़ भैंस, 6.5 करोड़ भेड़ और 1 करोड़ अन्य पशु हैं। इसके बाद तो शायद ही आश्चर्य की बात होगी कि भारत के पशु कृषि के द्वारा उत्पादित मीथेन की मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक माना जाता है। 2012 में पशु कृषि द्वारा उत्पादित मीथेन की गर्मी की क्षमता 42,840 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर था। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग गाँव, शहर या देश की सीमाएं नहीं देखती। हमारी मांस और दूध की भूख न केवल हमारे देश की जलवायु में खतरनाक बदलाव ला रहा है, बल्कि सारे दुनिया में। शायद समय आ गया है कि हम अपने कार्यों में जिम्मेदार रहें। नंबर 3, पोल्यूशन। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में तो जान लिया, चलो अब पोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि जितने पशु उतनी भारी मात्रा में उनके मूत्र और मल। पशु मल से निकलते हैं अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कई गैसें जो इंसानों के लिए बहुत हानिकारक हैं। चिकन उद्योग में इस्तेमाल किया गया एंटीबायोटिक और पेस्टिसाइड से भरा पानी जब अगल बगल के जमीन और जल निकायों में छोड़ा जाता है, तब वहाँ के फसलों को भी प्रदूषित कर देता है। रही बात दूध की, तो तमिलनाडु के लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के विभाग के अनुसार हर लीटर दूध 10 लीटर तक का सुवेज और वेस्ट वाटर जनरेट करता है। 2016 से 17 के बीच में भारत में 16,540 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हुआ था, यानी हर दिन 45 करोड़ लीटर से ज्यादा। तो खुद ही सोच के देखिए कि कितना सुवेज जनरेट होता होगा। डेयरी इंडस्ट्री सबसे प्रदूषणकारी इंडस्ट्रीज में से एक है। दूध, पनीर और चीज के उद्योग से निकलते हुए पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे कई हानिकारक केमिकल हैं जो नदियों में ऑक्सीजन की कमी लाते हैं। वहाँ की मछलियाँ फिर दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। इस परिस्थिति को, जहाँ प्रदूषण की वजह से पानी के एक क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे डेथ जोन्स कहा जाता है। ये घटना दुनिया के अनेक जल निकायों जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, गल्फ ऑफ मेक्सिको आदि में तबाही मचा चुका है और अब धीरे धीरे हमारे देश में भी इनका प्रवेश हो चुका है। 2016 में बे ऑफ बंगाल में पाया गया एक डेड जोन का टोटल एरिया 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा जैसे राज्यों से भी बड़ा। इनफैक्ट 2017 के एक स्टडी के मुताबिक गंगा नदी में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पशु कृषि है। तो अगर आप गंगा को मां समान मानते हैं और उसे सच में बचाना चाहते हैं, तो ये विषय जरूर याद रखना। नंबर 2, हेल्थ। आजकल बच्चों में डायबिटीज और युवाओं में कोलेस्ट्रॉल और कैंसर जैसी बीमारियां इतनी सामान्य हो गई हैं कि कोई पलक भी नहीं झपकता। बेशक इसमें आजकल खाए जाने वाले फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड आदि का हाथ है, लेकिन अब नया रिसर्च ये भी बताता है कि हम जो सोचते हैं कि प्रोटीन के लिए मांस और अंडे खाने चाहिए, ओमेगा के लिए मच्छी, कैल्शियम के लिए दूध, वो सरासर गलत है। अंडों को ही ले लो, सबने वो विज्ञापन तो देखा ही होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। गाना तो अच्छा ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एथेरोस्क्लेरोसिस नामक एक नामी वैज्ञानिक पत्रिका में एक रिपोर्ट के मुताबिक अंडे की जर्दी यानी योक हमारे कैरोटिड आर्टरी के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि धूम्रपान करना। चिकन के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि वो प्रोटीन का सबसे हेल्दी सोर्स है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के मुर्गी किस हालात में जीते हैं, ऐसे हालात जो उनकी खुद के सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। तो ये पोल्ट्री वाले करते क्या हैं? दुनिया भर के हार्मोन और एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगा देते हैं, और ये जब हम खाते हैं तो हम में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस प्रकट होता है। यानी इनडायरेक्टली ये दवाएं खा खा के हमें जब इनकी सच में जरूरत पड़ती है, तब हमारे शरीर पर इनका कोई असर या लाभ नहीं पड़ता। और जो सोचते हैं ना कि भाई हम तो ऑर्गेनिक मीट खाते हैं डायरेक्ट स्वस्थ देसी पशुओं से, जरा इस पर ध्यान दीजिए। दिल की बीमारी हमारे देश में नंबर 1 किलर है। इसने 2004 से 6 तक 20% भारतीयों को मारा है और 2010 से 13 तक 23%। ये कोई संयोग की बात नहीं है कि इसी समय में हमारे देशवासियों की मांस की खपत भी बढ़ रही थी। हर मांस और डेयरी के प्रोडक्ट में सैचुरेटेड फैट्स होता है। यही सैचुरेटेड फैट्स हमारे आर्टरीज यानी धमनियों में जम के प्लाक का रूप ले लेते हैं
और जब ये होता है दिल को खून कम मिलने लगता है और देखते ही देखते दिल की बीमारी। कैल्शियम शायद मार्केटिंग की सबसे बड़ी सफलता की कहानी। कैल्शियम मतलब गाय का दूध मतलब कैल्शियम, पर फिर से वही बात, रिसर्च कुछ और ही बताता है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि गाय के दूध का हमारे शरीर पर एसिडिक यानी अम्लीय प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामान्य रूप से हमारा शरीर अल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। तो दूध पीने के बाद हमारा शरीर एसिडिक से फिर से अपने अल्कलाइन स्थिति में पहुंचने के लिए हड्डियों से कैल्शियम लेना चालू कर देता है, और ये लाता है ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी कई सारे हड्डियों की बीमारियां। हमारे ही देश में भी 2.5 करोड़ लोगों को हड्डियों की बीमारी है, और माना जाता है कि ये अंक 5 करोड़ तक भी हो सकता है। सोचो ना, हमें दूध का इतना शौक है, हर चीज में हम घी, बटर, पनीर और एक्स्ट्रा चीज तो मांगते ही हैं। अगर दूध सच में हड्डियों के लिए उतना अच्छा होता तो किसी को हड्डियों में तकलीफ नहीं होती। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जिन देशों में सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है, ठीक उन्हीं में हड्डियों की बीमारियों की सबसे अधिक घटनाएं पाई जाती हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल के अनुसार विभिन्न समाजों में पशु प्रोटीन का सेवन और फ्रैक्चर की घटनाओं के बीच सहसंबंध उतना ही मजबूत है जैसा कि लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में। फिर आई मछलियों की बारी। सब कहते हैं कि ओमेगा के लिए मछलियों को खाना चाहिए, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कितनी गंदगी हमारे महासागरों और झीलों में डंप किया जाता है। मुंबई के रीफ वॉच मरीन कंजर्वेशन के मुताबिक प्लैंकटन, जो कि बहुत छोटे छोटे प्राणी होते हैं, वो आजकल प्लास्टिक के छोटे टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक्स खाने लग गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्लैंकटन कई मछलियों का मूल भोजन कहलाते हैं, और वो मछली जब हम खाते हैं तो उसके साथ का प्लास्टिक भी खा लेते हैं। बेल्जियम के यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट के रिसर्चर्स ने हाल ही में पता किया है कि सी फूड खाने वाले हर साल प्लास्टिक के 11,000 छोटे टुकड़े निगल लेते हैं, और उनमें से कई हमारे शरीर के टिश्यूज यानी कि ऊतकों में अटक जाती हैं। फिर आया मुद्दा मर्क्यूरी का। 2015 में भारत के टॉक्सिक लिंक्स नाम के एनजीओ ने सामान्य तौर से खाए जाने वाली मछलियों को टेस्ट किया, तो पता चला कि उनमें डॉक्टरों द्वारा अनुमत सीमा से कई ज्यादा मात्रा में मर्क्यूरी मौजूद है। एक बार मर्क्यूरी हमारे शरीर में घुसता है, वो निकलता नहीं, वहीं जमकर हमारे किडनी, लिवर, लंग्स, नर्वस सिस्टम सब में तबाही मचा देता है। अरे भाई, तो हम कैल्शियम, प्रोटीन और ओमेगा के लिए क्या खाएं? चलो, अच्छी बात तो ये है कि इसका जवाब बहुत आसान है, पौधे। कैल्शियम के लिए भिंडी, बीन्स, खजूर और गाजर, प्रोटीन के लिए सोया, दाल, चना, बादाम, मूंगफली और राजमा, और ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड यानी सन के बीज, उड़द दाल, पालक, आम और गोभी जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं। इसी वीडियो के नीचे बाकी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के साथ वीगन पोषण के स्रोतों का भी लिंक छोड़ दूंगा, जरूर पढ़िएगा। याद रहे, औसत की तौर पे वीगन सबसे लंबे समय तक जीते हैं, और क्यों नहीं, वीगन खाद्य पदार्थ बैड कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स आदि जिनके बारे में हमने अभी सुना, उनसे एकदम मुक्त हैं। और आखिर में वीगन बनने के लिए नंबर 1 कारण, जानवर। आपने चाइना में होने वाली कुत्तों की मांस का फेस्टिवल के बारे में तो सुना ही होगा, या फिर वो न्यूज जहां चेन्नई में बिरयानी में बिल्लियों का मांस इस्तेमाल कर रहे थे। यार, ये लोग जानवरों पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? खून खौल उठता है ना। इसका जवाब देने से पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने आज क्या खाया? क्योंकि अगर आपने कोई मांस, डेयरी या अंडे का उत्पादन खाया, पर साथ साथ आप कुत्तों और बिल्लियों के ऊपर हो रही नाइंसाफी पर गुस्सा कर रहे हो, तो इसे स्पीशीजिज्म कहते हैं। स्पीशीजिज्म क्या है? जैसे लिंग पर आधारित भेदभाव को लिंगवाद या सेक्सिज्म कहते हैं, और जाति पर आधारित भेदभाव को जातिवाद या रेसिज्म। ठीक उसी प्रकार एक प्रजाति को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर उस पर आधारित भेदभाव को प्रजातिवाद या स्पीशीजिज्म कहते हैं। और जैसे लिंगवाद और जातिवाद नैतिक रूप से गलत है, वैसे ही प्रजातिवाद भी गलत है। हर जानवर को एक समान ही दर्द महसूस होता है। हर जानवर को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। एक जानवर के पास अपना कहने के लिए अपनी जिंदगी के अलावा कुछ नहीं है, और वो भी हम चुरा लेते हैं, कभी खाने के नाम पे, कभी धर्म, कभी मनोरंजन, तो कभी शादी। उनका कसूर सिर्फ ये कि वो चुपचाप सब सहते रहे। हर दिन हमारे देश में करोड़ों जानवर को बड़ी क्रूरता से मारा जाता है। मुर्गियां, बकरियां, सुअर, मछलियां, जल भैंस, घोड़े, गधे, बंदर, ये सब हर दिन इतनी क्रूरता के शिकार बन जाते हैं और कोई पलक भी नहीं झपकता। पैदा होते ही जलते हुए चाकू से चोंच कट जाना, एक छोटे से पिंजरे में कैद रहना, बार बार अपने यौन अंगों में किसी और का हाथ पाना, अपने बच्चों से बिछड़ जाना, कसाई की दुकान तक का भयभीत यात्रा, और फिर अंतिम में मारा जाना। उनकी नरकीय जिंदगियों का ये केवल एक छोटा सा ही झलक है। आने वाले हफ्तों में इन सब के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हम और वीडियो देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने जानवर हमारे लिए बनाया है,
मैं पूछता हूँ कि अगर ये सच होता तो भगवान उन्हें दर्द महसूस करने की क्षमता, अपने बच्चों से प्यार करने की भावनाएं वगैरह क्यों देते? वो इतना तड़पते क्यों हैं? इतने डरते क्यों हैं? कहीं कुछ तो गलत है और कहीं ना कहीं हम सबको पता है। इसीलिए हमें जब कोई पशुवध या एनिमल क्रूअल्टी का वीडियो दिखाता है, हम देख नहीं पाते, मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि अंदर से हमें पता है कि ये सही नहीं है। और चौंकने वाली बात तो ये है कि ये हमें बचपन से पता था। एक छोटे से बच्चे को अगर आप एक सेब और एक मुर्गी देंगे तो वो किसे खाएगा और किसके साथ खेलेगा? बिल्कुल सही, सेब खाएगा और मुर्गी के साथ खेलेगा। और वही तो आप अगर एक शेर जैसे सचमुच में मांसाहारी जीव के पास लेके जाएंगे तब तो उल्टा ही होगा। मतलब ये कि हमारे बचपन से ही हमारे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो बताता है कि जानवर हमारे दोस्त हैं। लेकिन बीच में कहीं समाज आ जाता है और कहता है कि ये जानवर हमारे दोस्त हैं और इन सारों को एक बेहद नरकीय जिंदगी और क्रूरतापूर्ण मौत देना है। आजकल कई कंपनियां फ्री रेंज मीट और अहिंसा दूध के बारे में बातें करते हैं कि उनके जानवर बहुत खुश हैं और उनको मानवता के साथ मारा जाता है। मानवता के साथ मारना, खुद ही सोचिए, क्या ये संभव है? जो मरना नहीं चाहता उसे मारने का कोई सही तरीका नहीं होता। एक जीव के सहमति के बिना उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करना गलत है। उनकी जिंदगी उनकी अपनी है, हमें उन पर कोई अधिकार नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फिर पौधे भी मत खाओ, वो भी जिंदा है। बिल्कुल सही, पेड़ पौधों में भी जिंदगी है, लेकिन उनमें दर्द महसूस करने की क्षमता नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हर जानवर में पाया जाता है, हम में भी, वो पेड़ पौधों में नहीं होता। इसीलिए गाजर को काटने में और बकरी के गले को काटने में अंतर होता है। चलो मिसाल की तौर से विज्ञान को भूल भी जाके मान लें कि पेड़ पौधों को भी दर्द महसूस होता है, तब भी वीगन बनना ही उन्हें टॉर्चर से बचाने का एकमात्र तरीका है। याद है ना जब हमने कहा था कि पशु कृषि वनों की कटाई के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। और आपको क्या लगता है ये पशु खाते क्या हैं? बिल्कुल पेड़ पौधे और उनसे बना चारा। तो अगर आपको सचमुच पेड़ पौधों की चिंता है तो भी आपको वीगन ही बनना चाहिए। तो चलो रिकैप करते हैं। नए स्वादों का अनुभव, डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन को बड़े हद तक कम करने का मौका, एक साल में लाखों लीटर पानी बचा पाना, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के नंबर 1 कारण को सपोर्ट ना करना, वाटर, लैंड और सॉइल पोल्यूशन से लड़ने में मदद करना, एक लंबे स्वस्थ जीवन जीने का एक बेहतर मौका पाना, और आखिर में जानवरों के प्रति एक दयालु और करुणापूर्ण इंसान बनना। इन सब फायदों के बाद कौन वीगन नहीं बनना चाहेगा? लेकिन फिर भी एक बहाना लोग बार बार दोहराते हैं, वो है स्वाद, टेस्ट। तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, एक मासूम जीव जिसका अपराध सिर्फ ये था कि वो किसी और प्रजाति का है, क्या स्वाद आपके लिए उसकी जिंदगी से ज्यादा मायने रखता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो शायद समय आ गया है वीगन बनने का। इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स और फेसबुक ग्रुप्स को फॉलो कीजिए और जो दुविधा और संदेह मन में आए बेझिझक पूछिए और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो आइए हम इस हिंसा भरी दुनिया में प्यार और दया लाएं, वीगन बनकर।